और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए, उसका टाइटल है व्हाई कांट पाकिस्तानीज प्रोग्रेस। और भाई उर्दू में भी यही लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। हाँ, मेरी दूर की नजर खराब हुई है। पाकिस्तानी नजदीक है, ये नजदीक है, वो दूर है, कैमरा दूर है। क्योंकि पाकिस्तानी नजर नहीं आ, लेकिन खैर पाकिस्तानी लिखा हुआ है। और देखते हैं, जानते हैं इस वीडियो में कि क्या डिस्कशन की गई है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन शेयर करता हूँ। मैं सऊदी अरब के ट्रिप के ऊपर आया हुआ हूँ। किसी साहब ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तानी क्यों आगे नहीं बढ़ सकते, ये पाकिस्तानियों के पास अपनी यूनिकॉर्न क्यों नहीं होती ना, कोई बड़ी $1 बिलियन कंपनी ने बनाती, पूरी दुनिया बना रही है, पाकिस्तानी क्यों नहीं करते। तो मैं कहा बेफिक्र हो जाए, पाकिस्तानी ये काम कभी भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिनात में से हम पाकिस्तानी इस काबिल नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े काम कर सकें, तो आप इसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। तो वो गुस्से हो गए, पूछ ले कि ऐसा क्या है, हम में से क्या बुराइयाँ हैं कि जो मैं आगे नहीं बढ़ने देती। तो मैंने उनसे बोला 5 के ऊपर बात कर लेते हैं, इन 5 में अगर कुछ बेहतरी आ जाए तो उसके बाद फिर मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है वो है प्रोफेशनलिज्म, पेशा वाराना महारत। वो बिल्कुल अनका हो गई है, ये ज़ीरो हो गई है हमारे पास, और किसी भी काम की नहीं बची। हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करते। अभी आप देख लीजिए, कोई बंद टूट गया था, पानी आ गया था धाबे जी के अंदर, और आप वीडियो देखें, जियो टीवी चला रहा था, उसको तमाम टीवी मीडिया चला रहे थे कि लोग बैठे हुए शलवारें ऊपर की हुई हैं, मोबाइल की जो टॉर्च होती है ना उससे वो देख रहे हैं पानी कहाँ बह रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब भी खड़े हुए हैं, किसी ने कोई जूते नहीं पहने हुए, कोई पर्सनल का सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहना हुआ, कोई कुछ नहीं कर रहे, रेला आएगा और सबके सब वहीं पर बह के मर जाएंगे। कोई और किसी फील्ड में कोई ड्राइवर है तो उसके पास के जो एटिकेट्स हैं वो उसको नहीं पता, वो आपको गाड़ी में बिठाता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी अजाब हो गई। या तो वो गाने लगा देगा, गाने लगाएगा तो उसने वो हैंड फ्री लगाया हुआ होगा और वो आराम से डिस्कशन शुरू कर देगा। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होगा, बोल रहा होगा, 4 घंटे की ड्राइव आपकी ज़िंदगी के लिए अजाब बन जाएगी। वो अल्लाह का बंदा फ़ोन रखे तो आप कोई जिक्र करें ना, वो अल्लाह का बंदा फ़ोन रखे तो आप कोई बात करें, वो अल्लाह का बंदा फ़ोन रखे तो आप अपना कोई फ़ोन अटेंड कर लें, अपना कोई वॉइस नोट रिकॉर्ड करवा लीजिए, कुछ पढ़ लें। वो इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा आपको। 4-5 घंटे की ड्राइव पूरी आपके लिए मुसलसल टॉर्चर होगी। आप गाड़ी में बैठेंगे तो बोलेगा कि जी पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, भैया सुबह से खड़े हुए थे, पहले भरवा लेते, फिर बोलेगा टायर की हवा ख़त्म हो गई है, फिर थोड़ा सा आगे चलने से बोलेगा अच्छा मैं गाड़ी चेक करवा लूँ, फिर बोलेगा जी मेरी गाड़ी गर्म हो गई है। वो चीज़ जिस पे रिस्क हमारा है वो चीज़ ही उसका ख्याल नहीं कर रहा, वो आपका ख्याल क्या करेगा। और पूरी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ऊपर अनलोड करके चले आएगा 4 घंटे की ड्राइव के ऊपर। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, कहीं पर भी नहीं। अभी सऊदी आरामको में ट्रेनिंग कराई, उन लोगों से बातचीत हुई, मैंने कहा जी आप पाकिस्तानी हायर करें, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप कहते तो हैं, जब भी आते हैं बात करते हैं, लेकिन हम लोग बड़े तंग आ चुके हैं, आप पाकिस्तानियों से हम क्या करें। 7,500 बंदा हायर करना है, आप स्किल्ड स्कोर है, स्किल्ड स्कोर पर आप दे दीजिए, हम बंदा हायर कर लेंगे। आप जाके अनाउंस कर दीजिए, स्किल्ड स्कोर के ऊपर बंदे प्रोफाइल जमा करवाइए, वहाँ से हमारे डिपार्टमेंट में आप रिकमेंड करेंगे, हम रख लेंगे। मैंने कहा जी क्या हुआ, कि एक बंदे को रखा, पहले तो मिनते करता रहा कि जी मुझे रख लो, मैं अच्छा बंदा हूँ, बड़ा अच्छा बंदा था, प्रोफेशनल बंदा, 40+ ईयर्स का था, बड़ा मैच्योर बंदा था। हमने रख लिया। 3 महीने बाद छुट्टी गया दुबई के ऊपर, और वहाँ जाके उसने बोला मुझे वापस नहीं आना। हमने कहा भैया तुम्हें हमें प्रोसेस करने में, ऑन बोर्ड करने में 6 महीने लग गए, तुम्हारा इकामा इशू कराया, तुम्हारा वीज़ा इशू कराया, 1000 किस्म के काम किए, तुम आए, तुम्हें ट्रेनिंग दी, लैपटॉप दिया, सारी की सारी वो प्रोविजंस थी, वो सारी की सारी हुई, तो उसके बाद तुम चले गए। अच्छा ठीक है, अब नहीं आना तो नहीं आना, लैपटॉप तो वापस करो। कह रहा जी लैपटॉप तो मैं लेके भाग गया, लैपटॉप वापस नहीं करूँगा। बोला भैया डेटा हमारा, पगला गए हो क्या हो गया, डेटा वापस करो। तो कह रहे जी मेरी फाइनल सैलरी और एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट भेजें। बोले भाई 3 महीने हुए, कौन से एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, कौन सी सैलरी, तुम तो भाग गए हो पहला हफ्ता काम करके सैलरी का। कह रहे जी नहीं। उसको बोला अच्छा भाई दुबई में दे दो। कह रहे नहीं मैं तो अबू धाबी के अंदर हूँ, गाड़ी मेरे पास नहीं है। अब इन अल्लाह के बंदों ने अबू धाबी में गाड़ी में उसके पास बंदा भेजा, उसने लैपटॉप रिसीव किया, उसके पैसे हाथ में रखे, तो अल्लाह के बंदे नहीं दिए। अब बताइए ये प्रोसेस से गुजरने के बाद वो साहब तो जो भी उनकी मजबूरी होगी, जो कुछ होगा करके चले गए, लेकिन आगे वो 100 पाकिस्तानियों को हेड नहीं करेंगे। जब ऐसी हरकतें करते ना, एक बंदा करता है, आगे 100 पाकिस्तानियों को भुगतनी पड़ेंगी। हम उम्रे के ऊपर वीज़े के ऊपर आते हैं, कॉटन का सूट पहना होता है, अच्छी घड़ी पहनी हुई होती है, यहाँ पे कि भीख मांगना शुरू कर देते हैं। 100 भिखारी पकड़े जाते हैं सऊदी अरब में, तो 95 पाकिस्तानी होते हैं। तो बताइए बाकी लोगों को वीज़ा कौन देगा। फिर आपको जब उम्रे के और हज के वीज़े मिलने बंद हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे हमारे साथ क्या हो गया। तो पहली बात तो प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल ज़ीरो है। इसमें इतनी स्टोरीज़ हैं, इनेक्स से बात हुई, सऊदी इलेक्ट्रिक से बात हुई, इतनी कंपनी से बात हुई, जिसके पास जाता हूँ STC हो गया, मोबिली हो गया, टेटको हो गया, तत्वीर हो गया, तहक्कुम हो गया, मुकद्दम हो गया, इल्म हो गया, कोई
25-26 मीटिंग्स की हैं, जिसके पास गया हूँ ये पूछा पाकिस्तानी क्यों नहीं हायर करते, और उसने पाकिस्तानियों की एक लंबी लिस्ट निकाल के रोना धोना शुरू कर दिया है। इंडियंस भी तो हैं, वहाँ से भी तो आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, नेपाली भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं, अफगानिस्तानी भी आते हैं। हमें क्या मौत आई हुई है कि हमने कसम खा ली है कि सब कुछ जिच करके छोड़ेंगे। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, RFP के ऊपर जवाब दिया था, उससे कॉन्ट्रैक्ट मिला ह्यूमन रिसोर्स का, वो आपको प्लेस करेगी। आपको आते हुए जुम्मा 8 दिन नहीं होते, आप कंपनी को बोलते हैं यार कॉन्ट्रैक्टर को निकालो बीच में से, डायरेक्टली मुझे हायर कर लो। और भाई डायरेक्टली वो आपको हायर नहीं कर सकते, वो बाकी कामों की प्रोविजंस वगैरह उसके नाम के ऊपर है। जिस बंदे ने आप पे एहसान किया, जो आपको जॉब के ऊपर लेकर आया, आप सबसे पहला छुरा उसी की पीठ में क्यों खोपते हो? कल तक तो बेरोजगार मर रहे थे और कुछ नहीं था, अभी आपने क्यों किया है? अफसर के ऊपर अकाउंट रजिस्टर नहीं करते, बाद में बोलते हैं हमारा ग्रुप लग गया, हमारा इकामा एक्सपायर हो गया। इतनी तो तालीम होनी चाहिए ना, बेसिक तालीम तो कर लिया करें। तालीम से हमने नफरत है, हमने टिकटॉक देखनी है, हमने रील्स देखनी है, हमने खराफात करनी है, हमने टोटे देखने, पढ़ना नहीं है। जो अपना प्रोफेशन है उससे मुतालिक भी नहीं पढ़ना, जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उससे मुतालिक भी नहीं पढ़ना, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पहला जो प्रॉब्लम है जिसका फुकदान है मिन हैसुल कौम पूरे के पूरे मुल्क के ऊपर, जिसके ऊपर कहत पड़ा हुआ है, वो प्रोफेशनलिज्म का है। प्रोफेशनलिज्म डू नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान पीरियड। अब इसके बाद आगे से बात शुरू करें, अब सिखाना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, लर्न करना शुरू करें, वापस से ज़िंदगी रिस्टार्ट करें अल्लाह के वास्ते। जो कलर्स भर गए ना आप में, गिबतों के और हसद के और जेलेसी की और अनप्रोफेशनलिज्म की, इनसे अपने आप को ना इसको वाइट वॉश कीजिए, वापस से तस्वीर बनाना शुरू कर दें अपनी किरदार की, अपने आमाल की, ताकि दुनिया में कुछ आपकी भी सुनवाई हो और आपकी वजह से जो बाकी तमाम लोगों को मुश्किलात होती हैं उसकी मुश्किलात उनको ना झेलनी पड़े। दूसरी चीज़ जेलसी, हसद। आपने ज़िंदगी सही मानों में बर्बाद कर दी। जब आपके पढ़ने के दिन थे उस वक्त आप खेलकूद में लगे रहे, लड़कियों से मुआशकों में लगे रहे, नाइट पे जिसके ऊपर कॉल करते रहे, टिकटॉक की फेसबुक की रील देखते रहे और नेटफ्लिक्स देखते रहे। अब आप 25 साल के हो गए, अब आपने दूसरे 25 साल को देख लिया, वो बंदा अच्छा है, उसकी अच्छी गाड़ी है, आपसे अच्छा घर है, आपसे अच्छी जॉब है, आपसे अच्छी बीवी है, फैमिली उसकी सेट है, अच्छा कमा रहा है। अब बजाय इसके कि आप जाके पूछें, वो अमेरिका में होता है ना, वो फिर रहे होते हैं यूट्यूबर, अच्छी सी गाड़ी से कोई गुजरता है, बोलता है व्हाट यू डू फॉर लिविंग, व्हाट यू डू फॉर लिविंग, ही वांटेड टू लर्न। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम बोलते हैं हाँ हाँ अमेरिकन एजेंट होगा, हराम का पैसा आ रहा है साले के पास और कहाँ से, और बाप उसका जनरल होगा, सिफारिशी होती है, ऐसे लोगों को तो मिलता है, गरीब आदमी मिलता है। अब हम इस जेलसी शुरू कर देंगे, जब भी तनकीद आएगी नफ़ा रुक जाएगा। अब वो बंदे को जिसको इतनी आप गालियाँ दे रहे हो वो आपको कुछ सिखाएगा, आप उस बंदे जैसे बनोगे, अगले 25 साल आप गालियाँ देने में गुजार दोगे। फिर जब आप 50 साल के होगे फिर आपको 50 साल का कोई बुढ़ा नजर आएगा, उससे कंपेयर करोगे, उसको गालियाँ दोगे। 60 साल में 60 साल वाले को गालियाँ दोगे। जितने साल के होगे अगले 4-5 साल आगे पीछे करके लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देते हो। जब तक ये हसद बाकी रहेगा ना, जब तक ये रहेगा कि उसके पास से चले जाए और आपके पास आ जाए, या मेरे पास आए जाना है उस कमबख्त के पास से ज़रूर चले जाए, जब तक ये बददुआओं के लिए हाथ उठाते रहेंगे ना, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कुदरत अंधी नहीं है, उसको भी नज़र आता है। वो शायर कहता है कि मैं उस शहर अदावत में रहता हूँ कि जहाँ, मैं उस शहर अदावत में रहता हूँ कि जहाँ लोग सजदों में भी औरों का बुरा चाहते हैं। तो दूसरी चीज़, जब तक आप में ये हसद रहेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरी चीज़, नेटवर्किंग करनी है भैया, लोगों से मिलना शुरू करें, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, मीटिंग्स में जाएं और सुने, बोले नहीं। हम लोग नेटवर्किंग में जाते हैं, हम CEO से मिलते हैं किसी कंपनी के और इतना बताते हैं उसके बारे में कि उसकी कंपनी से ज़्यादा हमें पता होता है। एक साहब बताने लगे कि एक बंदा आया, वो ज़िंदगी में कभी सऊदी अरब नहीं आया, और वो जो रिक्रूटर है उसको बता रहा था कि यार सऊदी अरब क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सऊदी अरब कैसे चलता है। वो कह रहा है वो आया, हम उसको हायर कर रहे थे, 1 घंटे के इंटरव्यू में 50 मिनट वही भाई साहब बोलते रहे पाकिस्तानी, और मुझे बताते रहते सऊदी अरब कैसे चलता है और दुनिया कैसे चलती है। ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, हमें अपने घर में क्या पका है वो नहीं पता होता, दुनिया कैसे चल रही है वो ज़रूर पता होता है। हमें ये पता होता है इलेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रम्प जीतेगा, कमाला हारिस जीतेगी, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, दुनिया किधर जा रही है, सब पता होगा। अपने घर में भिंडी पकी है दाल वो नहीं पता होता। तो नेटवर्किंग करें और सुनना शुरू करें, इतना सीखेंगे कि हद है। अभी कुछ मेरी मीटिंग्स हुई हैं, मेरी डायरी पूरी भर गई है नोट्स के साथ, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं। इस उम्र में भी आगे सीख रहा हूँ, सिर्फ सुनने की कोशिश करें, सुनना शुरू करें। इनेक वालों से बात हुई, ये न्यूक्लियर जो काम करते हैं दुबई के अंदर, उन्होंने बताया कि जी हमारे पास जो नीचे हमारा इक्विपमेंट होता है उससे जेलीफिश आके चिपक जाती है, फिर इक्विपमेंट ख़राब होता है, उसे रिमूव करना पड़ता है। तो पता नहीं क्या हुआ है, समंदर में जेलीफिश की पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ गई है। अब हम इसी टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन की, कि जेलीफिश है उनको डिटेक्ट कर सकें, ताकि जैसे ही वो आके चिपके या कुछ करें, उनका आबादी ज़्यादा आना शुरू हो, रश शुरू हो, तो हम जाके कुछ ना कुछ करके उसका तदारुक कर सकें। सऊदी डिज़र्ट अथॉरिटी से बात हुई, अब वो लोग क्या करें, वो NLC लेकर आ रहे हैं, नेचुरल लिक्विड क्ले उन्होंने लिक्विड फॉर्म में बना दिया, जिससे ग्रीनरी हो जाएगी पूरे सऊदी अरब के अंदर। उन्होंने बिलियन ट्रीज प्लांटेशन का मंसूबा बनाया, उसके ऊपर काम करेंगे। अब वो NLC बनाने वाले कौन है, NLC बनाने वाली कंपनी नीदरलैंड की है, और फिर वो जाके बैठ गई स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड की कंपनी यहाँ पे आके NLC बेच रही है। हमें ख्याल नहीं आया, सारे का सारे जो रेगिस्तान है वो हमारे पास है, हमें नहीं आया कि इसको ग्रीनरी कैसे बनाएंगे, उसमें भी बाहर वालों के मोहताज हैं।
आरामको से बात हुई, उन्होंने बोला कि जी हमारी सेफ्टी के ऊपर जो ड्रिल्स वगैरह होती है, हम कंप्यूटर विजन में प्रोग्राम्स चाहते हैं कि वो पीपीई को डिटेक्ट कर ले। पीपी होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, कि आपने हेलमेट पहना है, आपने वो ग्लव्स पहने हुए, आपने ऐनक लगाई हुई है, आपने लॉन्ग शूज़ पहने हुए या नहीं पहने हुए, अब कितना मुश्किल है इसको कंप्यूटर विजन से सॉल्व करना, आप सॉल्व कर दीजिए। सऊदी अरब पर किसी दिन लंबी बात करेंगे कि सऊदी अरब क्या है, यहाँ पे किस तरह बिज़नेस किए जाते हैं। मुझे तो काफ़ी माशाल्लाह यहाँ पे 7-8 साल हो गए। B2G क्या है, B2B क्या है, B2C क्या है, किस तरीके से स्केल कर सकते हैं, मार्केट छोटी है, बाइंग पावर ज़्यादा है, इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। तो नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग से आप बहुत सीखेंगे। मैं सिर्फ इस छोटे से ट्रिप से 2 हफ्ते में जो सीखा हूँ, यकीन जानिए मैं कोई 20 घंटे इसके ऊपर बोल सकता हूँ, सिर्फ उन बातों के ऊपर जो सीखी हैं। सुनना शुरू करें, बोलना बंद कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते ये हाथ जोड़ता हूँ। बोला मत करें, किसी के पास जाके अपने भरम ना मारा करें, उसकी बात सुन लिया करें, क्योंकि आप सारा टाइम बोलने में बात कर देते हैं। सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, सामने वाला बोलता है इस बंदे को लेके ना ज़िंदगी मेरी अजाब हो जाएगी, इससे ज़्यादा इससे कम तो मेरी बेगम बोलती है, इसको और पाल लूँगा तो इतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो आपसे जान छुड़वा लेता है। चौथा काम जो आपने करना है वो करना है अपने पार्टनरशिप्स। हम पता नहीं पाकिस्तानी क्यों पार्टनरशिप से बिलीव नहीं करते। आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की है, सामने वाला 20% 20 टका उस पर ले लेते तो ठीक है ना, आपको 100 मिलेंगे तो 20 लेगा ना, तो 80 तो आपको मिल गए ना। आप उसको 2 लाख दे रहे हैं तो 10 लाख वो आपको भी तो कमा के दे रहा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दुनिया के सारे बंदे बिल्कुल वेले और फारिग हो हमारे लिए, वो जान तोड़ के हमारे लिए काम करें, हमारा सॉफ्टवेयर बिका दें, हमारी प्रोडक्ट बिकवा दें, हमारी जॉब करवा दें, उनको मुझे टका रुपया नहीं देना। और कल जब मुझे मिल जाएगी तो मैं उस बंदे का नाम भी नहीं जानूंगा, और तो मैं बोलूँगा जी मैं तो पाकिस्तान में रहता था, मियाँ चुन्नू में, सऊदी अरब ने जहाज़ भेजा, मुझे आके उठा के ले गया और देखिए मैं इतनी पोस्ट पे लगा हुआ हूँ। किसी का एहसान नहीं मानना। तो जब किसी का एहसान नहीं मानेंगे, पार्टनरशिप से यकीन नहीं करेंगे, सेल्स की भी कमीशन किसी को नहीं देंगे, सेल्स के बारे में बढ़ेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पूरी दुनिया आपके बाप की नौकर है? नहीं है ना। माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि बहुत सा अल्फाज कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों से सुना हूँ, 1-2 बंदा बोले ना, हम बोले कि ठीक है यार एक बंदे से किसी का गलत इंसिडेंट हो गया होगा। जिस बंदे से मिलता है वो हमारी बुराई कर रहा होता है, हमारी रोने रो रहा होता है, तो कोई ना कोई ख़राबी तो अपने अंदर मौजूद है ना। रुक के कहीं ना कहीं तो अपने गिरेबान में झांकना है ना, देखना है ना कि काम हुआ है या नहीं हुआ। और कौन आपको समझाएगा? आपको नहीं पसंद आ रहा, आप किसी और जाके यूट्यूब के ऊपर जाके ना डांस देखिए और प्रैंक देखिए और लोगों की बीवियों की तस्वीरें देखिए, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि यही करना है तो फिर यही अखलाक होंगे और यही अमाल होंगे जो बारी कर रहे हैं। और आखिरी चीज़, डेटा के ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए। डेटा बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस मार्केट में जा रहे हैं थोड़ा पढ़ के तो जाइए ना। सऊदी अरब के अंदर ERPs के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है। JD एडवर्ड्स पे काम किया हुआ है, सेप पे किया हुआ है, ओडू पे किया हुआ है, किसी पे किया हुआ है, अपना ERP सिस्टम बनाया हुआ है। 10,800 फैक्ट्रियाँ हैं, सॉरी 11,220 इस महीने लग गई हैं। 11,000 फैक्ट्रियाँ हैं, 400 में खाली ERP लगा हुआ है, बाकी तमाम फैक्ट्रीज में ERP लगता है। 2030 का विजन पढ़ लीजिए ना, उन्होंने बोला 1/4 ऑफ दी सऊदी कंपनीज़ में हमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन चाहिए, RPA चाहिए। तो 11,000 में से वो 3-4 हज़ार के अंदर चाहिए तो कौन लगाएगा? बंदा तो मौजूद ही नहीं है। ये पूरी फील्ड आपके पास है। 80,000 यहाँ पे स्कूल है, 6 मिलियन से ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। उनको तमाम चीज़ें कौन लगा के देगा, कौन बताएगा? इतनी बड़ी मार्केट है। अगर आप थोड़ा सा डेटा पढ़ के चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप B2G में आते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर वो उस चीज़ को एक तरीके से लॉ बना देती है, बोलती है कि ये काम करें। वो बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पे, रेवेन्यू मॉडल के ऊपर शेयरिंग पे काम कर लीजिए। आपने प्रोडक्ट बनाई, आप गवर्नमेंट को बेचें, 50 गवर्नमेंट लेती है, 50% आपको मिलता है। आपने ग्रो करना शुरू किया, बिकॉज गवर्नमेंट ने अगर लगा दिया तो पूरे का पूरा सऊदी अरब उसको अडोप्ट कर लेगा, उसको B2B भी कर लेगा और B2C भी कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अल मुसाफिर के अंदर PIF ने 1.3 बिलियन रियाल की इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ उनके पास 4-5 बड़े बड़े क्लाइंट्स से। किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है? जहाँ पे मार्केट छोटी है, जो बंदा पहले आता है वो सारा खा जाता है, बाकी के लिए सिर्फ टुकड़े बचते हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी यौमुल वतनी के ऊपर आप देखिए, अभी ये लोग वीज़ा निकाल रहे हैं यौमुल वतनी के ऊपर। इंटरप्रीनियर के जो आपको CR मिलती है वो 2,000 रियाल में मिलती है। वैसे वो आती है 64,000 की, 62,000 रियाल की। 2,000 रियाल में आप 3 साल से 5 साल तक आराम से कुछ नहीं करना, ना इकामा फ़ीस देनी है, ना लोगों की फ़ीस देनी है। 4,000 में आपको प्रीमियम रेजिडेंसी मिल जाती है, ना कोई इकामा फ़ीस है, ना डिपेंडेंट फ़ीस है। आप ले लीजिए। सऊदी अरब खुलता जा रहा है, मदीना की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बन रही है। दुनिया में कोई भी बंदा के 2-2.5 लाख मदीना में रियल एस्टेट ले लेता है तो उसको यहाँ पे प्रीमियम रेजिडेंसी मिल जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, हमारे पास बड़ा एडेड एडवांटेज है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, हमें यहाँ के माशरे का, यहाँ के कल्चर का, तमाम चीज़ों का पता है। अरबी बहुत सारे मदारिस के लोग हैं, उनको अरबी आती है, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाए। होता क्या है कि काम यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है, सऊदी काम नहीं करता। उसको ग्रांट मिल रही है, 1,000-1,500 रियाल मिलने शुरू होते हैं बच्चा बैचलर्स में। हमारे बैचलर्स के बच्चों को आप 70,000 रुपये महीना देना शुरू कर दें तो क्या वो पढ़ेगा? यहाँ का बच्चा भी नहीं पढ़ता। अब वो नीति का सिस्टम्स वगैरह है, वो सिस्टम बनाए हुए हैं, बहुत सारे मेरे हाथ के बने हुए। अब उन सिस्टम्स के अंदर
वो देखते हैं कि जी सऊदी रखने हैं, रेड फ्लैग हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, अब वो सऊदी आ जाएगा। अब आप एक काम कर रहे हैं, अब आप नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करते, आपको डर होता है कि अगर मैं सऊदी को बता दिया तो मेरे काम से मेरी जॉब निकली जाएगी। उसके बाद वो 2 सऊदी आपके ऊपर आ गए, अब आपको 3 बंदों का काम करना है, फिर 2 सऊदी और आ गए, अब आपको 5 बंदों का काम करना है, सारा काम आपको करना पड़ता है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, इसको अगर आप कंपनी में कन्वर्ट करके प्रोफेशनल सर्विसेज के तौर पर लॉन्च कर दें तो बहुत अच्छा हो सकता है। आप जिस फील्ड में होते हैं उसके डेटा का आपको नहीं पता होता, जिस फील्ड में होते हैं उसकी जो प्रोफेशनलिज्म की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी आप अली बे से भी वाकिफ़ नहीं होते, नेटवर्किंग आपने नहीं करनी, पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते, और जेलसी आप सुबह शाम जहाँ पे खाते हैं उसी को गालियाँ देते हैं, जिसका खाते हैं उसी को गालियाँ देते हैं, उसे एक के लिए झोली भर भर के बदुआएं मांगते हैं। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आपके पास इस बात का कोई जवाब हो तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिए, मेरी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। मेरी कड़वी कसीली बातें सुनने का शुक्रिया, हो सके तो मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी। कोई भी काम होना उसमें प्रोफेशनलिज्म जो है ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो है ना वाकई इस चीज़ की भाई कमी जो है वो नज़र आती है। इवन के समटाइम्स मुझे अपने अंदर भी इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा कमी जो है वो नज़र आती है कि हाँ भाई मैं प्रोफेशनल जो है वो चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाता, और ये वाकई एक बहुत बड़ी कमी है पाकिस्तानी सोसाइटी में, क्योंकि लोगों को सिखाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता कि भाई आपने जो है ना चीज़ों को डील किस तरह करना है। इवन कि यहाँ पे आपको जो है ना बड़े से बड़ा कारोबार भी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल होता हुआ बहुत सारे मामलात में दिखाई देता है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिसएग्री करने वाली हूँ मौजम से। उसका रीज़न ये है कि हम हमेशा ना सोसाइटी पर डाल देते हैं, हमें सिखाया नहीं जाता, या अपने घर वालों पर डाल देते हैं कि हमें बताया नहीं जाता, हमें उस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता। पर मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि क्या आजकल के टाइम में जब हम एक दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की तरह देखते हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम अपने अंदर बहुत सारी बेहतरी कर सकते हैं, उसके बावजूद हम अपने फ्लॉज देखना ही नहीं चाहते और ना ही उन्हें करेक्ट करना चाहते हैं। हम लोग ना मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूँ, हम लोग ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हम लोग छुपते हैं चीज़ों के पीछे कि भाई मैं अपना जो मलबा है या अपनी जो प्रॉब्लम है ना इसको किसी और पर डालकर खुद बचकर निकल जाऊं कि मुझे एक क्लीन चिट मिल जाए। बट मैं ये बात सोचती हूँ कि भाई आपको क्लीन चिट चाहिए ही क्यों किसी से? अगर आप अच्छे से काम करो और जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ पर आप उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके मुताबिक काम करो तो दिक्कत क्या है? मतलब अगर हम लोग बात करें, चाहे हम दुबई की बात कर लें, मतलब जैसे रिसेंट टाइम में वहाँ पर अगर क्राइम में देखा जाए तो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा, और वो भी सबसे ज़्यादा सिविल क्राइम जो है, इसका मतलब ये है कि इनको जो बेसिक जो एक एथिक्स हैं वो ही नहीं पता कि सोसाइटी में रहना किस तरीके से है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो काम करना पड़ेगा इन चीज़ों पर, क्योंकि मैंने ये चीज़ वाकई में देखी है कि मैं मेजॉरिटी में बात करूँगी कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, उनका एटीट्यूड यही रहता है कि भाई ये हम लोगों के साथ जो है ना मतलब सही, हाँ मतलब सही तरीके से इनका बिहेवियर नहीं होता, नाइंसाफ़ी करते हैं हमारे साथ, हम लोगों को हमारे साथ एक उनका डिफरेंट सा बिहेवियर रहता है। फिर उसके बाद ही हमें भी उसी तरीके की सारी सैलरीज मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेट करना चाहिए। बट आप ये भी तो देखो कि आप कहाँ पर खड़े हो, आप क्या इतने स्किल्ड हो कि लोग आपको आपकी जो आपकी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग पे करें, मतलब उससे ज़्यादा पे करें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारे लोगों में, जो कि ये अपनी गलती नहीं देखते। इनको हमेशा ना ऐसे करना होता है, मतलब ये नोट नहीं करना कि ये जो बाकी की अपनी साइड पर उंगलियां हैं ना, इसके अंदर भी झांक कर देख लें कि वो खामियां हमारे में हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एग्री भी करूंगा, नहीं भी करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जैसे ही क्या नाम लेते हैं, पाकिस्तान में एक 80s का दशक जो है ना वो स्टार्ट होता है ना, पाकिस्तान में जितनी भी एक सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ होती है ना वो सारी जो है ना वो एक साइड पे कर दी जाती हैं। अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो पब्लिक पर, जो खुद से बनाई हुई चीज़ें हैं वो पब्लिक पे जो है वो डालना शुरू कर दी जाती हैं। उसका इम्पैक्ट जो है ना हमारी सोसाइटी पे इस तरह हुआ है कि अगर आज के टाइम में, क्योंकि देखा जाए एक जनरेशन जो है वो आप कह लें कि वो इस तरह की जो है ना वो रेडी की गई कि वो किसी काम की ही नहीं बची। अब उन्होंने जो है ना आगे से वही चीज़ें जो है ना अगली वाली जनरेशन में जो है वो पोर की हैं, ठीक है ना। अब आकर कुछ जो है सोसाइटी में सुधार जो है वो आना शुरू हुआ है। लेकिन आप जो है ना पुरानी जनरेशन की बात करें तो उन्होंने अपने बच्चों पर उस तरह तवज्जो नहीं दी। उन्होंने जो है ना एक सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन वो नहीं उस तरह दिए जिस तरह जो है वो देना चाहिए था।
मुझे ऐसा लगता है ना, देखो सॉरी इंटरप्ट कर दिया है, कि देखो दे वर लाइक रोबोट, उनको कमांड दी गई, उन्होंने उस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। बट आजकल हमारी जब मेजॉरिटी के पास एक एक्सेस है, मैं वही बात करने लगा हूं कि अगर आज के टाइम में भी अगर देखा जाए ना, तो जैसे बीच में जो है बात की गई कि भाई न्यू जनरेशन जो है ना वो मोस्टली आपको जो है ना बस स्क्रॉल हम करते हैं ज़्यादा, और जो है वो कुछ नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जो स्क्रॉल करते भी है ना तो उसे जो है ना एक किसी तरीके से यूटिलाइज जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और जो एक बीच में बात की गई ना, सर्टन एज के बाद 25 साल की एज में हम किसी को देखेंगे इसके पास गाड़ी भी, इसके पास ये भी है, नो डाउट हमें जो है ना ऑटोमेटिकली जेलसी पैदा होना जो है वो शुरू हो जाती है। बजाय इसके कि भाई उस बंदे के पास बैठें, उससे बातचीत करें और उससे जो है ना पूछे कि हाँ भाई ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। लेकिन अगला बंदा भी जो है ना, जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है वो इस तरह का होता है कि वो कहता है कि यार मैं क्यों बताऊँ, ठीक है ना, मैं यहाँ तक पहुंचा ना, मैं क्यों बताऊं। मिल बांट के खाने की जो है वो आदत नहीं है, पार्टनरशिप नहीं कर बिल्कुल पार्टनरशिप इवन के वही फिर बात वहीं आ जाती है कि जिस एज में बच्चों को चीज़ें सिखानी चाहिए ना, हम उस एज में ना बच्चों को 2 नंबरियां करना जो है वो सिखा रहे होते हैं कि भाई आपने जो है ना झूठ कैसे बोलना है, आपने अगले बंदे को पट्टू कैसे डालना है, आपने अगले बंदे को जो है ना अपनी बातों में, वही बात यहाँ पे आ गई कि इंग्लिश का दी और पंजाबी का दा जो है ना वो कैसे लगाना है। तो ये चीज़ हम अपने बच्चों को जो है वो सिखा रहे हैं, ये चीज़ नहीं सिखा रहे कि भाई आप जो है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ें, लोगों के साथ जो है वो बातचीत करें, अपना दिमाग जो है वो खोलें। वो जो है ना सबा कमर मुझे यहाँ पे याद आ गई, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था पाकिस्तानी मर्द जो है ना वो भी चांद पर जाना चाहते हैं, लेकिन आगे मैं बात नहीं कर सकता, उन्होंने जो 7 बहन बैठी हुई हैं तो मैंने नहीं सुना, हाँ आपने नहीं सुना शायद, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है सुना होगा। उन्होंने ऐसी बात की जो वाकई हकीकत है कि पाकिस्तानी मर्दों की जो है ना सोच एक ऐसी जगह से बाहर निकलेगी तो फिर ही वो कहीं आगे पहुंच पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि देखो हमारे बड़ों ने, बेशक मैं मानती हूँ कि उन्होंने कुछ भी ना उस तरीके से चीज़ें जो है वो ट्रेन की हों बच्चों को, उसका रीज़न ये है कि देखो जो आप बोलते हो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप खुद कर रहे होते हो बच्चे वही देखकर खुद ही सीख रहे होते हैं। और जेलसी वाला फैक्टर मैं बात करूँ, ये तो सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सॉरी इंटरप्ट, इतना ज़्यादा कोई थोड़ा सा पता चल गया, अच्छा जी इसकी टांग खींचो, अगर नहीं कुछ बन रहा टांग खींचने से, चलो इसको परेशान करो, अच्छा परेशान करने से भी कुछ नहीं बन रहा, चलो अभी इससे जो है ना थोड़ा सा मैजिक वाली साइड पर जो है ना अब लेकर जाओ। ये चीज़ें फैक्ट हैं, लोग जो है ना यहाँ पे इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, रहते होंगे, मैं इस चीज़ से वो डिसएग्री नहीं करी, बट मेरे नॉलेज में ये चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ जेलसी और फिर उसके बाद परेशान करना, ये मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा। और सबसे मुझे अननोइंग चीज़ ये लगती है लोगों की, वो ये कि वो अपना राइट समझते हैं किसी दूसरे की मेहनत पे डाका मारने का। ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। मुझे नहीं समझ आता कि मतलब इन लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही। पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा एक तरह से आप कह लो कि निंदा की जा रही है जिस तरीके से इनका बिहेवियर है पाकिस्तानियों का। फिर उसके बाद जी ये लोग बोल देते हैं, जब बैन कर दिया जाता है तो बोला जाता है कि भाई साजिश हो गई है, अब वो उसके साथ मिल गया है, वो उसके साथ मिल गया। भैया आप अपने आप को देखो बिल्कुल कि आप क्या कर रहे हो एज ए पर्सन, आप अपने कंट्री को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो। बीच में जो वो 40+ वाले अंकल थे, उनके लिए जो उन्होंने बताया कि भाई लैपटॉप लेकर चले गए, ठीक है, क्या मतलब क्या आप अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर रहे हो? तो मतलब बहुत ही फजूल किस्म की हरकतें नो डाउट ये लोग करते हैं। और मैं यही बात कहूँगी कि बहुत अच्छा होगा कि जितनी जल्दी ये इन चीज़ों को समझ सकते हैं वो समझे, क्योंकि पहले यूरोप में ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली, वहाँ पर मतलब आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में कैंपेन्स बाकायदा जो है वो देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद जो मतलब बोला जाता है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, यूएई की बात कर लें या हम लोग टर्की की बात कर लें, कहाँ पर इन्होंने कैंपेन्स नहीं देखी, या कहाँ पर इन्होंने ये नहीं देखा कि इनको लताड़ा गया है, इनको सिखाया गया कि भाई सुधर जाओ। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपने अंदर झांका जाए और जो अपनी खामियां उनको करेक्ट किया जाए, बिल्कुल नेटवर्किंग की जाए, पार्टनरशिप की जाए, नई चीज़ों को फेस किया जाए और रोना बंद कर दिया जाए, क्योंकि बहुत रोया जाता है कि हमारे ऊपर ये जुल्म हो गए, हमें ये तकलीफ़ें हो गई।
भाई ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसके बाद आप काफ़ी अच्छा फेस भी देखते हो अपनी लाइफ में। और सॉरी थोड़ी सी बात लंबी हो गई है, एक बस बात बोलूँगी कि एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है ना, वो ये कि जहाँ पर जाते हैं ना, जिस कंट्री में जाते हैं उसी की बुराई करते हैं। अच्छा, बिल्कुल यही मैं बात करने लगा था कि पाकिस्तानी, इसको मैंने सॉरी इंटरप्ट कर दिया। हाँ। अक्सर जो है ना एक बहुत ज्यादा कंप्लेन जो है वो करते सुने, हमसे सीख कर अब हमारी ही इज्जत नहीं करते, ठीक है ना। यानी इस तरह जो है ना, ठीक है, जिस टोन में मैंने बात की ना, इसी टोन में मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जहां पर जिस जमीन से जिस जगह से कमा रहे हो ना, उसकी रिस्पेक्ट करो। आप रिस्पेक्ट करोगे, वो जगह वो जमीन आपको और ज्यादा देगी। बिल्कुल, क्यों भाई देखें, सबसे पहले जो है ना अपनी जो माँ धरती होती है ना, उससे प्यार करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली पाकिस्तान में जो है ना अपनी धरती के लिए इतना प्यार जो है वो नहीं है। उसकी रीज़न जो है ना हम लोग खुद भी हैं, ठीक है ना, और जो लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं वो भी जो है उसके जिम्मेदार है, क्योंकि हमें जो है ना बताया तो जाता है, लेकिन हमें जो है ना वो चीज़ फील जो है वो उस तरह नहीं करवाई जाती जिस तरह जो है करवानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान जो है वो कहते हैं कि भाई एमिरेट्स को जो है वो पाकिस्तान ने बनाया और जो है PIA ने जो है उन्हें ट्रेनिंग दी। तो भाई आप ये देखेंगे उन्होंने जो है ना अपना स्टैंडर्ड एक सेट किया, PIA ने जो है ना अपना उस तरह स्टैंडर्ड जो है वो सेट नहीं किया। एक टाइम पे हब हुआ करता था कराची जो है बहुत सारी एयरलाइंस का, आपने कराची का क्या हाल किया, क्या आपकी सारी फ्लाइट्स जो हैं वो आपने एक तरह की खुद अपने हाथों से, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें बताया गया किस किस बंदे ने का बीच में हाथ था कि उन्होंने जो है जो एक पूरा हब था वो कराची की बजाय दुबई को बना दिया। तो जब आप अपने हाथ से अपनी चीज़ें दूसरों को दे देंगे कि भाई हमने तो करना ही नहीं है, हमसे तो हैंडल ही नहीं हो रही, तो आप ही इसे हैंडल कर लें, और बाद में आप ये गिले शिकवे करेंगे ना, तो फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट जो है वो नहीं होती। क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े बड़े, आप लंदन का एयरपोर्ट देख लें, आप दिल्ली का एयरपोर्ट देख लें, आप सिंगापुर का एयरपोर्ट देख लें, एनी टाइम वहाँ पे फ्लाइट्स जो है वो लैंड हो रही होती हैं। टूरिज्म उन्होंने भर भर के जो है वो निकाला हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि भाई आपको अपनी धरती माँ से प्यार करना और प्यार करना सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों में, क्योंकि ये चीज़ें बोल लोगों में प्रोफेशनलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। मुंह से खाली कह देना ना कि मुझे बहुत प्यार है और रियल लाइफ में कुछ ना करना, बहुत फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल। और भाई एक और चीज़ यही बोलूँगी कि रिस्पेक्ट बिल्कुल दें, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में सोचे, बजाय इसके कि मैंने ये देखा है कि जो एक ही जगह पर लगे होते हैं वहाँ पर ही रुक जाते हैं, आगे अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ अवेल ही नहीं करते, क्योंकि वो इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो अब वो चल कर तो आएंगे नहीं कि आए भाई आकर बैठें, आपको खुद भी हिम्मत करनी पड़ेगी उसके लिए। सो पाकिस्तानियों का जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एक शो ऑफ सोसाइटी वाला है। True. बाहर से आते हैं, पैसे लेकर आते हैं, सारे मुकाते हैं और खाली हाथ फिर वापस चले जाते और हैं। जो है जो ऐसी अननेसेसरी चीज़ें जो है वहाँ से भी खरीदते हैं, हाँ। यहाँ पे भी आके खरीदते हैं, जिनकी जो है ना ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। और इन शॉर्ट वो पेटियों में पड़ी रहती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि भाई हमने कब, पता नहीं कभी इस्तेमाल करनी है भी नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल। और मैं सीरियसली मौलूम को अक्सर ये बात बोलती हूँ कि इंडियंस को देखना चाहिए। अभी इस वीडियो में भी उन्होंने इंडियंस की तारीफ की है, मतलब उनका भी तो मजाज है ना, वो लोग भी एक डाइवर्स कल्चर में रह रहे हैं, डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं, इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स फेस लोग करते हैं, लेकिन जब वो दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो वहाँ की कंट्री को, वहाँ की ज़मीन को अपनी ज़मीन बना लेते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि आप जो है ना अपने अंदर जो है प्रोफेशनलिज्म कितनी लेकर आते हैं, आपके कंट्री में उस चीज़ को जो है वो कितना ज़्यादा जो है सिखाया जाता है, आपके घर में जो है वो चीज़ों को कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे भाई वो सिखाना ही यही है कि भाई जो रोज़ी होती है वो तो होती ही हवाई है, आ गई तो आ गई, नहीं आई तो ना आई, ठीक है ना। तो उसमें और भाई एक जगह बताना कि भाई आपने मेहनत करनी है, आपने नई से नई इनोवेशन करनी है, तो बड़ा फ़र्क आ जाता है इसमें। अगर देखा जाए तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में भाई जितनी इस चीज़ पे बहस करें ना उतनी कम है, लेकिन मसला यहीं पे आ जाता है जिन लोगों ने समझना है ना उन्हें आप 2-3 पॉइंट बताएंगे, उन्होंने उससे भी समझ जाना है, जिसने नहीं समझना ना उसके आगे आप जो है ना वो पॉइंट्स के अंबार भी लगा देंगे ना, उन्हें कहना कि नहीं यार तुम सही नहीं कह रहे। और बिल्कुल हम लोग को सुनना नहीं आता, ये भी सच है। मतलब जितनी भी इस वीडियो में बातें की गई, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी की कोई बुराई कर रहे हैं, तो मतलब वो होता है ना, जो हमें फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द टाइम ये चीज़ जो है ना हम लोगों ने भी सीखी है कि जो कड़वा सच है ना उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसको बोलना भी चाहिए। बिल्कुल। और
लोगों तक भी जो है वो पहुंचाना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में कुछ चेंज आए। अब हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, हम उनके साथ डेफिनेटली ऐसी बातें करते हैं, तो मतलब ऑब्वियसली जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हो कहीं ना कहीं पर शायद किसी को कोई पॉइंट जो है वो समझ आ जाता है। यार वो ना बड़ी देर पहले जो है ना, मैंने एक बहुत ज़्यादा वो पढ़ी लिखी एक महिला थी पाकिस्तान की, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया। कहना था कि भाई आप बोलने से ज़्यादा जो है ना सुनना पसंद करें। जब आप सुनेंगे ना, आपको अपने अंदर की बहुत सारी खामियां भी नजर आएंगी और आप जो है ना उनको सही करने की जो है ना कैपेबिलिटी भी रख पाएंगे फिर। बिल्कुल। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने तो भर भर के, मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं और जो खामियां हैं वो हम लोगों ने बताया कि क्या क्या। ऐसा नहीं है कि दुनिया में मतलब पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि इन चीज़ों को लेकर स्पेशली जब दुनिया के साथ जुड़ना होता है ना, यहाँ पर आकर ये बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। और मुझे लगता है कि यही चीज़ें इनको सीखनी चाहिए कि अगर ज़िंदगी में दुनिया के साथ चलना है ना, तो आपको नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और जहाँ पर रह रहे हो उस जगह की आपको रिस्पेक्ट करनी यार पड़ेगी। दो काम और करने पड़ेंगे। एक तो जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे निकलना पड़ेगा, और 47 के बाद जो मैं कहूँगी आफ्टर कॉलोनियल माइंडसेट बनाएगा लोगों का, उस चीज़ से भी बाहर निकल के ना नई दुनिया के साथ जो है ना जुड़ना सिखाना पड़ेगा। फिर अगर आप ये नहीं करेंगे, फिर आप बेशक 5G छोड़कर 6G भी ले आए ना, तो आप जो है ना वही करते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं। एनीवे गाइस, हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।